Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 24th of September 2025. 24 सितंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। रिक्वेस्ट आपसे केवल इतनी रहेगी कि प्लीज डू लाइक इट, लाइक जरूर करें आप लोग। नवरात्रे में भी नहीं करोगे तो कब करोगे? तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप नए हैं, अगर आपने नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। बाकी गारंटी तो है मेरी कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा उससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है, उससे ज़्यादा आपको आएगा भी नहीं और उससे अच्छा कोई आपको बताएगा भी नहीं। तो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगी जो मैंने बोला वो करिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहले तो फ्रंट पेज की 2 खबरें हैं। जैसे कि एक अनफॉर्च्यूनेट न्यूज़ आप देख पा रहे हैं, 9 इलेक्ट्रोक्यूटेड एज़ टॉरेंशियल रेन्स बाउंड द कोलकाता सबर्ब्स। ठीक है, ये अनफॉर्च्यूनेट इवेंट है बट नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूज़ है, इंडिया चाइना आर द प्राइमरी फंडर्स ऑफ द रशियन वॉर। अब डोनाल्ड ट्रम्प देखो, अब पता नहीं क्या हो गया इस व्यक्ति को देख करके मुझे थोड़ा दया भी आने लगी है और ये थोड़ा पागल टाइप से एक्ट कर रहा है, कुछ भी फैसले लेता जा रहा है और इंडिया को तो बार-बार टारगेट कर रहा है। हमें मुझे दिक्कत इस चीज़ से कि हमारा स्टैंड इतना क्लियर क्यों नहीं है? और जैसे चाइना ने बहुत ही क्लियरली डोनाल्ड ट्रम्प को मना कर दिया था, डाँट दिया था और चाइना के अगेंस्ट उनकी हिम्मत भी नहीं थी फिर बाद में टैरिफ लगाने की, जब चाइना ने उनके अगेंस्ट काम करना शुरू किया। बट इंडिया को तो अब ये लोग परेशान कर रहे हैं। टैरिफ लगा दिया 25% का, फिर उसके बाद 25% की पेनल्टी लगा दी, 50% तक टैरिफ पहुँचा दिया। फिर हमारा जो चाबहार पोर्ट का वेवर था उसको खत्म कर दिया। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे वीज़ा को भी वो कर दिया फेंटेनिल केस में, मतलब कैंसल कर दिया। फिर इसके अलावा और क्या किया इन लोगों ने? अब पता ही है, बार-बार बोलते हैं कि हमने वॉर शांत कराया। डोनाल्ड ट्रम्प तो हर जगह बोलते हैं कि मैंने वॉर शांत कराया। अभी मैं आपको लिस्ट बताऊँगा, 7 वॉर खत्म किए हैं बंदे ने। ऐसा इसने बोला है। खुद ही क्लेम कर लिए, खुद ही के लिए नोबेल पीस प्राइज़ भी वोट कर दिया कि भाई मैं अपने आप को ही नॉमिनेट करता हूँ। तो दीज़ आर द थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन। इसमें इंडिया को इन्होंने एक्यूज़ किया है एंड चाइना को एक्यूज़ किया कि दे आर प्राइमरी फंडर्स ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों उन्होंने ऐसा कहा है? द रीज़न इज़ सिंपल, बिकॉज़ उनका ये कहना है कि भाई आप लोग रशियन ऑयल ले रहे हो। हालाँकि अगर मैं आपको बताऊँ तो पूरा यूरोप जो है अभी भी रशिया से गैस लेता है ना? क्योंकि उनका यूरोप का काम ही नहीं चलेगा अगर रशियन गैस नहीं लेंगे तो। उसके बाद भी ये यूरोप को कुछ नहीं बोल पाते। ये लोग यूरोप को कहने में कतराते हैं, है ना? हालाँकि डोनाल्ड ट्रम्प ने कल कुछ-कुछ बोला है, मैं आपको आगे बता दूँगा कि क्या बोला है। बट स्टिल द मेजर थिंग इज़ दैट कि यूरोप भी वही कर रहा है जो इंडिया कर रहा है। भाई हर कंट्री अपना अपना पर्सनल बेनिफिट देखेगी ना। हर कंट्री की जो पॉलिसीज़ हैं वो वहाँ के लोगों को लेकर के चलेंगी। हर कंट्री की जो पॉलिसीज़ हैं वो अपनी प्रायोरिटीज़ के लिए सेट की जाएँगी, है ना? क्योंकि हम सॉवरेन कंट्री है। द सिंपल रीज़न इज़ दैट वी आर अ सॉवरेन कंट्री, है ना? तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज़ थिंग्स। नाउ यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि क्या-क्या चीज़ें हैं, तो 7 वॉर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रम्प ने क्लेम की हैं कि उन्होंने अपने टाइम पीरियड में खत्म करवाए हैं। वो 7 वॉर कौन-कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कंबोडिया और थाईलैंड का, ठीक है? 7 जो कॉन्फ्लिक्ट्स उन्होंने सही करवाए हैं, वो कंबोडिया और थाईलैंड का फर्स्ट है। दूसरा कोसोवो एंड सर्बिया, ठीक है ना? ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये कन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज़ हैं। क्वेश्चन यूपीएससी ये भी पूछ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैव बीन इन कॉन्फ्लिक्ट रिसेंटली, है ना? इस तरीके से ग्रुप्स पूछ सकता है या मैच द कॉलम पूछ सकता है कि आप मैच करिए कौन-सा किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहा है। तो कंबोडिया एंड थाईलैंड, कोसोवो एंड सर्बिया, कांगो एंड रुवांडा, पाकिस्तान एंड इंडिया, इज़राइल एंड ईरान, इजिप्ट एंड इथियोपिया, अज़रबैजान एंड आर्मेनिया। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं व्हिच वर इन कॉन्फ्लिक्ट एंड डोनाल्ड ट्रम्प हैज़ क्लेम्ड दैट ही हैज़ रिज़ॉल्व्ड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ दीज़ 7 ग्रुप्स, है ना? 7 ग्रुप्स का उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट शांत किया है। तो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ देयर। इसके अलावा बाकी टैरिफ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इंडिया के ऊपर लगाया गया है। फंडर्स ऑफ द रशियन यूक्रेन वॉर बोला गया है। तो इंडिया को, मेरा पर्सनल ये था कि भाई इंडिया को भी एक टफ स्टैंड लेने की आवश्यकता है। हम इतने भी गए गुजरे कंट्री नहीं है अभी कि पहले जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है वही क्लेम करती थी कि भाई आपको इस तरह से बेइज़्ज़ती मिल रही है, इस तरह से रुपया गिर रहा है। अब तो रुपया अपने सबसे वर्स्ट पे चल रहा है, 89 के आस-पास चल रहा है। तो भी हम कोई ऐसा स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम। सेकंड न्यूज़ पे आते हैं। यहाँ पे है क्रिमिनल हिस्ट्री अलोन नॉट अ ग्राउंड टू रिफ्यूज़ द बेल। अब देखो यहाँ पे क्या है, बेल आप सबको पता है कि एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या होता है जब कोई भी मतलब क्रिमिनल या बंदी व्यक्ति पकड़ाया जाता है
तो पुलिस उसको पकड़ती है, पुलिस पकड़ती है, फिर इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन करके वो क्या करती है, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करती है। वो चार्जशीट जिसको बोलते हैं। चार्जशीट के बाद कोर्ट बोलती है भाई कि इसको जुडिशियल कस्टडी दे दो। जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या होता है? जेल, है ना? याद रखिएगा, अगर कभी कोई टर्म आपको जुडिशियल कस्टडी बोला जाए तो उसका मतलब है जेल। पुलिस कस्टडी अगर आपको बोला जाए तो मतलब कि वो रिमांड, पुलिस रिमांड होता है। फिर वो पुलिस थाने में जाते हैं, है ना? जहाँ जहाँ स्टेशन में वो पुलिस लॉकअप में रहता है व्यक्ति। तो पुलिस कस्टडी इज बेसिकली पुलिस रिमांड। एंड जुडिशियल कस्टडी, जब जुडिशरी यानी कि जब कोर्ट आपको बोलता है कि भाई कस्टडी में रखो, तो वो उसको बोलते हैं जेल टर्म हो गया, ठीक है ना? अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो जो बिलेबल केसेस रहते हैं, है ना? बिलेबल केसेस एंड नॉन बिलेबल केसेस आपने सुना होगा। तो बिलेबल केसेस जो रहते हैं, उसमें जो बेल है, बेल यानी कि आपको उसी समय आपको बेल मिल जाएगी बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसके पास ही पावर है कि बेलेबल केसेस में आपको बेल दे सकता है, अगर बहुत बड़ा कोई ऑफेंस नहीं है तो। नॉन बेलेबल जो केसेस हैं बीएनएस के अंदर, यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो नॉन बेलेबल केसेस रहेंगे, उन केस में ऐसा नहीं कि बेल नहीं मिलती है ना? कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि नॉन बेलेबल मतलब बेल नहीं मिलेगी। नॉन बेलेबल मतलब कि बेल मिलेगी, लेकिन वो बेल आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर नहीं दे पाएगा थाने से। वो आपको देगा कौन? जो मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है ना? तो वो ही आपको बेल दे सकता है। जब कोर्ट से आपको बेल मिलती है जिस केस में, केवल वो कहलाते हैं नॉन बेलेबल केसेस, क्योंकि उनमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो आईओ रहता है और जो थाना रहता है पुलिस, वो आपको बेल नहीं दे सकता। अब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलग-अलग केसेस से हमको मिला है सुनने में, सुनने में क्या मिला, जो केसेस के बाद हम एक समरी बना सकते हैं, वो ये कहती है कि भाई बेल इज जनरली अ रूल नॉट एन एक्सेप्शन। बेल शुड बी अ रूल, मतलब बेल आप प्रोवाइड करें। बेल एक तरीके से लीगल राइट है। कई बार मतलब बेल लीगल राइट है एक तरीके से, बेल, है ना? आप बोल सकते हैं, इट कैन बी सेड, है ना? जब तक कि बहुत ही हीनस क्राइम इन्वॉल्व नहीं है, या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम इन्वॉल्व नहीं है, या फिर कोई दूसरे मतलब ऐसी कोई अल्टरकेशन नहीं इन्वॉल्व है, तब तक आप बेल प्रोवाइड करें। बेल, क्योंकि अदरवाइज अगर आप बेल नहीं प्रोवाइड करोगे, हर व्यक्ति को जेल में ही ठूसते जाओगे, तो ओवर क्राउडिंग होगी, है ना? जेल के अंदर भी तो समस्या है, मतलब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो नहीं है। और बहुत सारे क्या होता है, कई बार बहुत पेटी ऑफेंस में कोई व्यक्ति रहता है। अब अगर आप उसको, हर व्यक्ति को जेल डालोगे ना, तो और ज्यादा वो हार्डेंड क्रिमिनल में कन्वर्ट हो सकता है ना? आज तो चलो कम से हो सकता है वो किसी चेक बाउंस के केस में आया हो, कोई दूसरे केस में आया हो, लेकिन कल से फिर वो बहुत ही ज़्यादा बड़े-बड़े केस में आने लगेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जेल का भी एक एटमॉस्फियर है जो आपको कहीं न कहीं मेंटल लेवल पे वो हैरेस करता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो यही उन्होंने बोला कि भैया केवल क्रिमिनल हिस्ट्री देख करके आप बेल डिनाई ना करिए। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अंडर ट्रायल के रूप में रहा है, देखो 2 तरीके के प्रिज़नर होते हैं। होते बहुत तरीके के हैं, लेकिन मैं केस के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर केस चल रहा है, अगर हियरिंग चल रही है, फैसला नहीं हुआ है, तो वो प्रिज़नर कहलाता है अंडर ट्रायल प्रिज़नर। और अगर कोर्ट ने उसको कन्विक्ट घोषित कर दिया है, तो वो कहलाता है कन्विक्टेड प्रिजनर, ठीक है ना? दोनों अलग-अलग तरीके के प्रिजनर होते हैं। एक होता है अंडर ट्रायल प्रिजनर, दूसरा होता है कन्विक्टेड प्रिजनर। तो अंडर ट्रायल प्रिजनर मतलब कि कुछ फैसला नहीं हो रहा है, और कई बार कई-कई प्रिजनर ऐसे होते हैं जो अपने जीवन के 5-5, 6-6 साल केवल अंडर ट्रायल प्रिजनर के रूप में बिता देते हैं, है ना? तो दिस इज़ व्हाट द कोर्ट हैज़ सेड कि अगर इनकार्सरेशन ज़्यादा टाइम पीरियड का हो चुका है एज़ एन अंडर ट्रायल प्रिजनर, तो फिर आप उसको बेल प्रोवाइड करिए। केवल उसकी क्रिमिनल एंटीसीडेंट या क्रिमिनल हिस्ट्री को देख करके उसकी बेल रिजेक्ट मत करिए। तो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। इंडिया टू स्टार्ट कंडक्ट कोल्ड स्टार्ट ड्रोन ड्रिल नेक्स्ट मंथ। तो ड्रोन ड्रिल एक स्टार्ट करने वाले हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। इंडिया की आर्मी, इंडिया की एयरफोर्स और इंडिया की नेवी कहाँ पे स्टार्ट करेंगे? हालांकि नेवी का पता नहीं क्या रोल रहेगा, बट यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन आगे लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ये कंडक्ट करेंगे ज्वाइंट एक्सरसाइज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। इसका नाम रहेगा कोड स्टार्ट, याद रखिएगा, कोड स्टार्ट। एंड ये मध्य प्रदेश में की जाएगी। तो दे हैव सेलेक्टेड मध्य प्रदेश फॉर दिस एक्सरसाइज नेम्ड कोल्ड स्टार्ट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। याद रखिएगा, दिस इज व्हाट हैज बीन देयर। ड्रोन की कैपेबिलिटी के लिए है कि ड्रोन के अटैक को कैसे मिनिमाइज करें, एंटी ड्रोन, एंड ड्रोन का अटैक कैसे करें, ड्रोन ड्रोन स्वार्म, तो ड्रोन स्वार्म प्लस ड्रोन एंटी ड्रोन दोनों की प्रैक्टिस की जाएगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला टॉपिक बहुत ही अच्छा है। इंडिया में इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट फॉर सीओपी 30। अब सीओपी 30, पहले तो लोकेशन आपको पता होना चाहिए, बेलेम, ब्राजील, ठीक है ना? याद रखिएगा, बेलेम, ब्राजील, दिस इज द लोकेशन फॉर सीओपी 30। इंडिया जो है वो अपने अपडेटेड
एनडीसी यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, देखो ये सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, इंडिया विल सबमिट इट्स अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस अराउंड द कमेंसमेंट ऑफ UNCOP 30 इन ब्राजील ऑन November 10। तो November 10 को ब्राजील में स्टार्ट होगा COP 30, जो कि कहाँ हो रहा है, बेलेम ब्राजील में। और यहाँ पर इंडिया अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस है उनको वो सबमिट करेगा। अब ये क्या है एनडीसी? तो बेसिकली एनडीसी यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, ये रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन गोल्स हैं। ये एडॉप्शन के ये गोल्स हैं जो कंट्रीज अपने लेवल पे बना रही हैं। जो जो कंट्री पेरिस एग्रीमेंट की सिग्नेटरी है, उसको मैंडेटरी है कि वो अपने एनडीसीज बनाए, है ना। वो खुद के आईएनडीसीज बनाए। क्यों बनाए? ताकि जो टेम्परेचर है, जो पेरिस एग्रीमेंट में मेंशन था ना कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखना है, एज फार एज पॉसिबल 1.5 डिग्री, मतलब कोशिश ये करनी कि 1.5 डिग्री से कम रहे, लेकिन ना रहे तो 2 से तो कम रहे ही रहे, है ना। तो ये इनका टारगेट है। अब क्या होता है कि हर कंट्री जो है उसको रिक्वायर्ड है कि 5 साल में एनडीसीज जो है उनको अपडेट करना है। दे नीड टू अपडेट द एनडीसीज एवरी 5 ईयर। इंडिया ने अपने जो लास्ट अपडेट किए थे 2022 में किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एमिशन इंटेंसिटी ऑफ द जीडीपी बाय 45% ऑफ 2005 लेवल्स डिक्रीज करेंगे। ये आपका एमिशन इंटेंसिटी को डिक्रीज करना है बाय 45% ऑफ 2005 लेवल्स। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा था कि 50% है कि हाफ ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से करेंगे। एंड थर्ड उन्होंने दिया था क्रिएट अ कार्बन सिंक ऑफ एटलीस्ट 2 बिलियन टन्स बाय 2030। कार्बन सिंक बनानी है ऑफ एटलीस्ट 2 बिलियन टन्स बाय 2030। तो ये 3 टारगेट्स थे जो हमने एनडीसीज में डाले थे 2022 में। इसमें हमने एमिशन इंटेंसिटी जो टर्म डाला था, एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी का मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन एमिटेड पर यूनिट ऑफ जीडीपी। याद रखिएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन एमिटेड पर यूनिट ऑफ जीडीपी। इसका मतलब ये नहीं कि हम एमिशन रिड्यूस करेंगे, हम एमिशन की इंटेंसिटी रिड्यूस करेंगे, मतलब पर जीडीपी हमारी एमिशन कम रहेगी, है ना। तो वो दैट इज द व्हाट इज देयर। इसके अलावा दिसंबर 2023 में हमने ये भी कह दिया कि हमारा जो हमारा फॉसिल फ्यूल इंस्टॉलेशन है वो हमारा 50% हो चुका है। ठीक है ना। तो इसी जून हमने कहा है, नॉट नॉट इन 2023। तो इस जून में हमने ये कहा है कि वी हैव रिपोर्टेड दैट वी हैव ऑलरेडी 50% ऑफ द पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट हैज बीन देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ठीक। इसके अलावा प्लैनेट इज गेटिंग वार्मर। अब उन्होंने कहना है कि भाई एनडीसीज कितना भी आप कर लो, लेकिन टेम्परेचर तो भैया 2 क्या 3 डिग्री के आसपास बढ़ जाएगा इस सेंचुरी के एंड तक में। दिस इज व्हाट द रिपोर्ट इज देयर, जो रिपोर्ट लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के टारगेट की भी बात की गई कि यूरोपियन यूनियन हैज येट टू अनाउंस 2035 टारगेट। हालांकि उनका लॉन्ग टर्म गोल है कि 2050 तक नेट जीरो एमिशन कर ले। एंड इसके अलावा उनका ये भी टारगेट है कि 2040 तक एटलीस्ट 90% एमिशन को कट कर लें, है ना। नेट जीरो 2050 तक और 90% तक कट कर लेंगे बाय 2040। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑलरेडी पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल चुका है। दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। इसके अलावा इंडिया का एक इनिशिएटिव है जो कि 2000 नेक्स्ट ईयर की ट्रिगर होने वाला है। उसमें से एक इनिशिएटिव है इंडिया कार्बन मार्केट। याद रखिएगा बाय 2026, इंडिया कार्बन मार्केट बाय 2026। इसके अंतर्गत 13 मेजर सेक्टर्स रहेंगे जिनको मैंडेटरी एमिशन इंटेंसिटी टारगेट दिए जाएंगे। इंडिया इंडिया कार्बन मार्केट का क्या होगा? इसमें 13 सेक्टर्स रहेंगे, लिए जाएंगे, एंड दे विल बी गिवन मैंडेटरी एमिशन इंटेंसिटी टारगेट। और वो फिर आपस में जो अच्छा काम कर रहा है, वो फिर अपने कार्बन सर्टिफिकेट ट्रेड कर सकता है ना। से तो इससे क्या होगा, उनको पैसा मिलेगा, सेविंग्स होगी, है ना। दे कैन ट्रेड देयर रिजल्टिंग सेविंग्स एंड ऑल। तो ये आपको याद रखना है, कार्बन मार्केट जैसे ऑपरेट करता है ना। तो एक सेक्टर हो सकता है ज्यादा कार्बन एमिट करे, दूसरा सेक्टर हो सकता है कम करे। तो ज्यादा वाला जो है फिर कम वाले से सर्टिफिकेट खरीद लेगा, है ना, कार्बन सर्टिफिकेट। तो जो इसने कम किया उसको इंसेंटिव मिलेगा ना, पैसा मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से ट्रेडिंग होती है, कार्बन मार्केट की ट्रेडिंग होती है। और जिसने ज्यादा किया है उसको फिर ये होगा कि भाई अब थोड़ा कम करना है। इसके अलावा इंडिया हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट कॉल्ड JCM, जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, विद जापान, एंड इट इज इन टॉक्स विद अदर कंट्रीज एज वेल। जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म हमने साइन किया है जापान के साथ, और हम दूसरी कंट्री से भी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम लगेगा इसको प्रैक्टिकली पिक इन करने में। तो काफी अच्छा आर्टिकल था, इसमें काफी चीजें थी।
तेलंगाना बीजेपी अगेंस्ट अलमाती डैम हाइट इंक्रीज। अलमाती डैम के बारे में आप सबको मैंने कल परसों दोनों दिन बताया था। अलमाती डैम का दूसरा नाम लाल बहादुर शास्त्री डैम भी है, इसका नाम आपको याद रखना है। और ये कौन सी नदी में है? दैट इज द बिग क्वेश्चन। द रिवर इज कृष्णा नदी, है ना, कृष्णा नदी पे है ये। और ये भी आपको याद रखना है कि कर्नाटका और तेलंगाना अभी बेसिकली इसमें डिस्प्यूट में है। क्यों डिस्प्यूट में है? बिकॉज कर्नाटका चाहता है कि इसकी डैम की हाइट 519 मीटर से बढ़ा करके 524 मीटर कर देनी चाहिए। एंड तेलंगाना में ये खतरा है कि भाई वहां के फार्मर्स के लिए ये सही नहीं रहेगा फॉर द तेलंगाना फार्मर्स। तो अलमाती डैम, लाल बहादुर शास्त्री डैम, आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के फंडेड एक प्रोजेक्ट है जो तमिलनाडु में चल रहा है, उसका नाम है टीएन शोर, यानी कि तमिलनाडु कोस्टल रिस्टोरेशन मिशन के अंतर्गत है ये। तमिलनाडु कोस्टल रिस्टोरेशन मिशन के अंतर्गत टीएन शोर, याद रखेगा आपको। वर्ल्ड बैंक जो है वो डायरेक्टली फंड करेगा विलेज मैनग्रोव काउंसिल्स को, है ना, जो वहाँ की विलेज मैनग्रोव काउंसिल्स हैं, उनको पैसा देगा डायरेक्टली, ताकि वो बायोशील्ड इनहेंसमेंट कर सकें बाय मैनग्रोव प्लांटेशन। बायोशील्ड क्या होती है भाई? बायोलॉजिकली जो शील्ड आप डेवलप करें। मैनग्रोव आप सबको पता होगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न केवल दे एक्ट एज अ सोर्स फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, न केवल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सोर्स है, बल्कि वो फ्लड से भी बचाते हैं, वो बहुत सारी चीजों से बचाते हैं। और जहां पर पानी कम है वहां पर ग्रोथ कर रहे हैं ना एक तरीके से प्लांट, है ना, आपका ऑक्सीजन का वही बढ़ाएंगे, कार्बन सिंक भी बढ़ाएंगे। तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। बायोशील्ड याद रखिएगा, इसको ही बोलते हैं बायोलॉजिकल जो शील्ड आपको नेचुरल ऑर्गेनिज्म से जो शील्ड मिलती है। तो नेचुरल ऑर्गेनिज्म प्लांट भी है ना, प्लांट भी वही है। तो वो उसके अंतर्गत है। तो बायोशील्ड इन्हांसमेंट कैसे होगा? मैनग्रोव प्लांटेशन के थ्रू। तो टीएन शोर याद रखिएगा, तमिलनाडु कोस्टल रिस्टोरेशन मिशन है। इसमें वर्ल्ड बैंक जो है 1675 करोड़ वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है। एंड दिस विल enhance और strengthen द तमिलनाडु कोस्टल रेजिलियंस एंड इकोनॉमी। तो तमिलनाडु के कोस्टल रेजिलियंस और इकोनॉमी के लिए है ये। एंड 1000 करोड़ के इसमें वर्ल्ड बैंक से आएगा। एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बाकी का कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है? देखो लिखा है, द इनिशिएटिव इज एम्ड एट रिस्टोरिंग 30,000 हेक्टेयर्स ऑफ seascapes, safeguarding endangered species such as turtles and dugongs, and supporting sustainable practices including ecotourism and plastic waste management। तो एक तो 30,000 हेक्टेयर का जो सी स्केप्स है उनको डेवलप करना है। इंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे कि डुगोंग, काऊ, टर्टल्स, इनको बचाना है। इसके अलावा इको टूरिज्म एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट भी करना है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है मैनग्रोव प्लांटेशन एंड रिस्टोरेशन, है ना। तमिलनाडु वैसे भी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे मैनग्रोव्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे पिछावरम और इस तरीके की जो चीजें हैं। आप देख लीजिएगा एक बार, मेरे को गूगल करके बताइएगा कि तमिलनाडु के मैनग्रोव्स के नाम क्या है। अगर आपको पता हो तो देख लीजिए, प्लीज गूगल दैट आउट, है ना। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। आगे मूव करते हैं। रेयर बेनाइन ट्यूमर इन रॉक पाइथन ट्रीटेड सक्सेसफुल इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में एक रॉक पाइथन दिख रहा होगा आपको, ये अजगर है। एंड रॉक पाइथन का ट्यूमर सही किया है बेंगलुरु में। इट्स वन ऑफ द काइंड इवेंट, है ना। बहुत ज्यादा ऐसी चीजें न्यूज में नहीं आती, बट आई तो मैंने आपको बता दी। रॉक पाइथन याद रखिएगा इसको, जो आईयूसीएन रेड लिस्ट है उसके अंदर नियर थ्रेटेंड इसको किया गया है ना। रॉक पाइथन इज नियर थ्रेटेंड इन आईयूसीएन रेड लिस्ट। तो ये भी आप एक चीज याद रख सकते हैं। अगला देख लीजिए, कोड मेगा ड्रोन ड्रिल कोल्ड स्टार्ट, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। वही सेम चीज यहाँ फिर से आई थी, है ना। तो ये आप देख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। प्रेसिडेंट लॉर्ड्स वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो है उन्होंने प्रेजेंट किया दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 का टू एक्टर मोहनलाल। इसके अलावा 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए, जिसमें बेस्ट फिल्म आई थिंक 12th पास थी। एंड इसके अलावा 12th फेल, सॉरी 12th फेल है ना, हाँ 12th, पता नहीं 12th पास है 12th फेल है। 12th फेल है, ओके, हाँ 12th फेल है। इसके अलावा अन अनफॉर्चुनेटली ये अवार्ड शाहरुख खान को भी दिया गया फॉर जवान। पता नहीं क्यों दिया गया जवान के लिए, क्या था जवान में। एंड इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू ने रिकॉग्नाइज की ये वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फिल्म्स पोर्ट्रेइंग वुमेन चैलेंजिंग पैट्रियार्की एंड शेपिंग सोसाइटी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इंपॉर्टेंस ऑफ फिल्म्स क्या है। एक तो समाज का आईना होती है, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा वुमेन की सेंट्रिक जो फिल्म्स रही हैं, पैट्रियार्की के अगेंस्ट जो फिल्म्स रही हैं, उनका काफी योगदान रहा है।
इसके अलावा एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन ऑन सेंट्रल एंड रीजनल ज्यूरीज, रोल ऑफ सिनेमा इन स्प्रेडिंग सोशल अवेयरनेस स्पेशली अमंग यूथ, इनकरेजमेंट ऑफ फिल्म्स फोकसिंग ऑन चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स। ये सारी चीजें जो है, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आंसर राइटिंग कई बार होता है, कई बार आपको लिखना ही पड़ जाए, क्या पता इसी के ऊपर लिखना पड़ जाए पूरा ऐसे, है ना, मूवीज फिल्म सिनेमा के ऊपर कोई आर्टिकल आ जाए, तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा कुछ कुछ चीजें। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। बेस्ट डायरेक्टर जो थे सुदीप्तो सिंह, केरला स्टोरी। पता नहीं क्या होता है, ये भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहते हैं मेरे को लगता है अवार्ड्स भी। आगे देख लेते हैं, राजनाथ सिंह लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस फैसिलिटी इन मोरक्को। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है ये। मोरक्को के साथ एमओयू साइन किया था, कल मैंने आपको बताया ही था। और ये और भी बड़ी चीज है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने मोरक्कन काउंटर पार्ट जो अब्दुल लतीफ हैं उनके साथ इनॉग्रेट किया टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, TASL, याद रखिएगा, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन बेरेचिड। बेरेचिड कहाँ पर है आपका? मोरक्को में है। बेरेचिड इज इन मोरक्को। तो वहां पे हमने अपनी पहली डिफेंस फैसिलिटी, प्राइवेट डिफेंस फैसिलिटी हालांकि है, लेकिन हमने इनॉग्रेट कर दी है। एंड दिस इज द फर्स्ट सच ओवरसीज प्लांट बाय एन इंडियन फर्म, है ना, इन अफ्रीकन सॉइल। अफ्रीकन सॉइल पे तो ये पहली इस तरीके की ओवरसीज प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। एंड इट इज अ 20,000 स्क्वायर मीटर फैसिलिटी टू प्रोड्यूस इंडिजिनसली डेवलप्ड व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, वैप जिसको बोलते हैं, व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म। इसको जॉइंटली डेवलप किया गया था बाय TASL एंड DRDO। TASL एंड DRDO ने जॉइंटली डेवलप किया था। अब ये वहां पे मैन्युफैक्चर करेंगे वैप को, है ना, याद रखिएगा, वैप इज व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म। याद रखिएगा, वैप बेसिकली अभी हम डिलीवरी भी शुरू करेंगे वैप की टू द रॉयल मोरक्कन आर्मी। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, याद रखिएगा। एंड इस तरीके की फैसिलिटीज जो है वो आपकी सॉफ्ट पावर को भी इंक्रीज करती है, प्लस आपकी हार्ड पावर को इंक्रीज करती है ना। एंड इट्स फर्स्ट सच ओवरसीज प्लांट बाय एन इंडियन प्राइवेट कंपनी इन अफ्रीका, है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा। वैप क्या है? इट्स अ मॉड्यूलर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म, मॉड्यूलर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म विद एडवांस्ड प्रोटेक्शन, मोबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये भी याद रख सकते हैं। Education Ministry to hold a virtual build-a-thon contest for students from classes 6 to 12th. यहाँ देख सकते हैं students in classes 6 to 12 in 6 lakh schools across the country are being invited to participate in a virtual build-a-thon contest by the Union Education Ministry in October. है ना, याद रखिएगा, अक्टूबर में ये होगा build-a-thon, virtual build-a-thon contest. Students who come up with ideas and products with a focus on self-reliance, indigenous knowledge, and sustainability that can help India reach its goal by becoming a developed nation by 2047 will be awarded from a 1 crore prize pool. तो ऐसे students who can come up with ideas and products जो कि बेसिकली फोकस करेंगे ऑन मेकिंग इंडिया डेवलप्ड नेशन बाय 2047, तो ऐसे आइडियाज को अवार्ड किया जाएगा। ठीक है ना। विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 का नाम है, विकसित भारत बिल्डाथॉन, एंड इट इज लॉन्च बाय एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड विल किक ऑफ इन, मतलब मीन्स लाइव इनोवेशन इवेंट है ऑन October 13। ठीक है, 2 hour लाइव इनोवेशन इवेंट रहेगा। एंड द गोल ऑफ दिस इनिशिएटिव is to bring together the children from all the 6 lakh government and private schools in the country to develop ideas। स्कूल एजुकेशन, ये आइडियाज चाहते हैं 6वीं से 12वीं के बच्चों में। एंड there are about 12 crore students in these classes in these schools, and the aim is to get them innovating on ideas for the future। ठीक है, एंड स्टूडेंट जो है फिर उसके बाद पूरा अक्टूबर लेंगे to submit their ideas and prototypes for the buildathon and buildathon portal from which winners will be selected at the district, state and national levels, है ना। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, अच्छा है बिल्डाथॉन 6 to 12 के लिए। IPR गांधीनगर proposes a roadmap for India's fusion power plants। याद रखिएगा, this is something which is there। रिसर्चर्स जो हैं एट द इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च इन गांधीनगर, उन्होंने एक रोड मैप दिया है फॉर इंडिया टू अचीव फ्यूजन पावर। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च है, कहाँ पर है? गांधीनगर में है। उन्होंने एक रोड मैप दिया है फॉर इंडिया टू अचीव फ्यूजन पावर। ठीक है,
अब किस तरीके से होगा, दे इनविसाज डेवलपिंग इंडिया फर्स्ट फ्यूजन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। ये इन्होंने एक प्लान दिया है, प्लान में उन्होंने कहा है कि भाई हम डेवलप करेंगे इंडिया का पहला फ्यूजन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। नॉर्मली जो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में है वो फिजन के थ्रू हो रही है, ठीक है ना। इसको कहेंगे स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामैक भारत, एसएसटी भारत, सुपर स्टेडी, स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामैक भारत, ठीक है। ये नाम रखा जाएगा, एसएसटी भारत, स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामैक भारत, विद पावर आउटपुट 5 टाइम्स द इनपुट, मतलब जितना इनपुट है उसकी 5 टाइम्स ज्यादा एनर्जी आउटपुट में मिलेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टीम इट विल बी अ फ्यूजन फिजन हाइब्रिड, ये फ्यूजन और फिजन दोनों का हाइब्रिड रहेगा। 100 मेगावाट ऑफ, विद 100 मेगावाट जो है टोटल 130 का वो फिजन से प्रोवाइड होगा, है ना, याद रखिएगा। एंड एस्टिमेटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो रहेगी लगभग 25,000 करोड़ की रहेगी। And the team will ultimately aim to commission a full-scale demonstration of reactor by 2060 with an ambitious output-input ratio of 20। ये आप देख लीजिए, आउटपुट इनपुट रेशियो 20 रहेगा, मतलब 20 रहेगा इसका आउटपुट इनपुट जो एफिशिएंसी है इसकी। आउटपुट इनपुट रेशियो मतलब 20, सॉरी एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी इतनी रहेगी। एंड जनरेट करेंगे, ये कह रहे हैं 250 मेगावाट, 250 मेगावाट जनरेट करेंगे, बाप रे बाप। 2060 तक के लिए फ्री हो जाओ, पैसा दे दो और 2060 तक के लिए फ्री हो जाओ। मेन काम तो यही है। बाय फ्यूजन आप सबको पता है इट्स द प्रोसेस वेयर टू स्मॉल लाइट एटम्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर हैवियर एटम। एंड फिजन आपको पता है जब एक हैवियर एटम ब्रेक करता है स्मॉलर एटम्स में, तो फ्यूजन इज द रीजन स्टार्स एग्जिस्ट, फ्यूजन के कारण ही स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं एंड हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते रहते हैं, आप सबको पता है। एंड फ्यूजन रिएक्शन का दिक्कत क्या है कि उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए, है ना, जो कंडीशंस है वो एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस चाहिए। एंड वो केवल एक स्टार के अंतर्गत ही मिलती हैं। हालांकि देर आर करेंटली टू वेज पॉपुलर टू अचीव दिस, देखो दो तरीके से फ्यूजन अचीव होता है, एक है इनर्शिया, इनर्शियल कन्फाइनमेंट, और दूसरा है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। लिख लीजिए आप लोग ये चीज कि दो तरीकों से फ्यूजन को आप कंट्रोल कर सकते हैं फिजिकल कंडीशंस में प्रेजेंटली, एक है इनर्शियल कन्फाइनमेंट और दूसरा है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। इनर्शियल कन्फाइनमेंट क्या यूज करता है, पावरफुल लेजर्स टू ब्लास्ट अ कैप्सूल विद एक्सरे टू इनिशिएट फ्यूजन। इनर्शियल कन्फाइनमेंट में आप यूज करते हैं क्या, पावरफुल ब्लास्ट करवाते हैं यूजिंग पावरफुल लेजर्स, है ना, एंड उसमें आप एक्सरे से ब्लास्ट करवा करके फ्यूजन इनिशिएट करते हैं। दूसरा मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट है, इट वर्क्स बाय रिक्रिएटिंग सम ऑफ द कंडीशंस इनसाइड द स्टार्स। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट पे स्टार्स के अंदर की जो स्टार के बेली का कंडीशन है वैसा कंडीशन आप क्रिएट करते हैं। इंडिया ने भी इन्वेस्ट कर रखा है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट, क्यों, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी किसके प्रोजेक्ट किसका मेंबर है, आईटीईआर यानी कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट का मेंबर है इंडिया। इंडिया किसका मेंबर है, आईटीईआर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट का मेंबर है, जहां पे एक लार्ज रिएक्टर बनाया जा रहा है फ्रांस में। ये भी आपको बता दूं, आईटीईआर के अंतर्गत क्या हो रहा है, आईटीईआर के अंदर एक लार्ज रिएक्टर बन रहा है इसी फ्यूजन के लिए, फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू फ्रांस में बन रहा है। तो साइंटिस्ट बेसिकली इसमें क्या करते हैं, हीट करते हैं प्लाज्मा को टू 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन दे जेंटली गाइड द न्यूक्लियाई विद मैग्नेटिक फील्ड अंटिल दे फ्यूज, है ना। फिर उसके बाद वो गाइड करते हैं न्यूक्लियाई विद मैग्नेटिक फील्ड तब जब तक कि वो फ्यूजन फ्यूजन ना कर लें, है ना। एंड सन के कोर का अगर हम टेम्परेचर देखें तो वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। एंड यहाँ पे इस आईटीईआर के अंदर 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड फ्रांस में अचीव करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, जो क्यू वैल्यू है उसको एफिशिएंसी बोलते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, और एसएसटी का मैंने आपको बता दिया। एंड ये देख लीजिए, आईटीईआर का जो एम है वो है टू अचीव अ क्यू ऑफ 10, मतलब आउटपुट टू इनपुट 10, 10 गुना ज्यादा आउटपुट अचीव करना चाहते हैं इनपुट से। ये आईटीईआर का एम है और ये फ्यूचर में और बढ़ाएंगे इसको, है ना। इट इज एक्सपेक्टेड टू अचीव अ वैल्यू ऑफ 20 आईटीईआर, है ना, 20 क्यू की वैल्यू अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। और वो चीज हमारे उसमें भी 20 बोली दिया है ना, जो इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च है, ठीक है। तो याद रखिए किसी भी उसकी रिएक्टर जो होता है, रिएक्टर वेसल जो होता है फ्यूजन जहाँ पे होता है उसको टोकामैक बोलते हैं। टोकामैक क्या होता है, टोकामैक इज एक्चुअली डोनट शेप्ड रिएक्टर वेसल इन विच द फ्यूजन हैपेंस। तो जो फ्यूजन होता है वो टोकामैक में ही होता है एक्चुअली। एंड टोकामैक की सक्सेस किससे डिटरमाइन होती है कि कितने ज्यादा देर तक वो प्लाज्मा को होल्ड कर सकता है बिना डिसिपेट किए, है ना। तो जो फ्रांस में वेस्ट टोकामैक है उसने प्लाज्मा को अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है होल्ड करने का 22 मिनट तक, तो 22 मिनट तक उसने होल्ड किया, तो दैट इज समथिंग विच इज देयर।
और ये आपको याद रखना है। होप यू गॉट क्लैरिटी। डिजिटल ट्विनिंग एक टर्म है जो न्यू रोड मैप के लिए प्रपोज किया गया है, डिजिटल ट्विनिंग। तो आईपीआर का ये कहना है कि वो डिजिटल ट्विनिंग करेंगे, मतलब पहले फिजिकल कंडीशन बनाएंगे नहीं, पहले वो उसको डिजिटली मतलब एमुलेट करेंगे, उसके बाद उसको फिर रियल लाइफ में देखेंगे, है ना। दैट इज ऑल्सो डिजिटल ट्विनिंग टर्म, समझ में आ गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में, लेसन्स फ्रॉम इंडियाज वैक्सीनेशन ड्राइव। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं लेसन्स क्या क्या है इंडिया के वैक्सीनेशन ड्राइव से। तो एक अच्छा एडिटोरियल लगा मुझे, वैक्सीनेशन के बारे में है। इंडिया का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट, आई थिंक 1985 से ही चल रहा है ये प्रोजेक्ट, है ना, 1985 से चल रहा है। और धीरे धीरे इसमें डिसीजेज इंक्लूड करते गए, बढ़ाते गए, ठीक है। इसमें मेन है वैक्सीनेट्स नियरली 2.6 करोड़ इन्फेंट्स एंड 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन्स एनुअली। हर साल लगभग 2.6 करोड़ इन्फेंट और 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन्स को एनुअली वो किया जाता है, इसमें वैक्सीनेशन किया जाता है। इट हैज रिड्यूस द अंडर 5 मोर्टेलिटी फ्रॉम 45 टू 31 पर 1000 लाइव बर्थ्स। 2014 से 21 के बीच में इसने अंडर 5 मोर्टेलिटी को घटा दिया है फ्रॉम 45 टू 31, अब काफी ज्यादा है ये। यूआईपी का कवरेज की अगर हम बात करें तो फ्री इम्यूनाइजेशन 12 डिसीजेस के अगेंस्ट देता है, 11 नेशन वाइड और एक एंडेमिक एरियाज में, ठीक है ना, 11 नेशन वाइड एंड 1 इन एंडेमिक एरियाज। ये कौन कौन सी 12 डिसीजेस हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लिस्ट लगा रखी है ताकि अगर कभी क्वेश्चन आए तो आप बता सके। तो 11 जो नेशन वाइड है उसमें ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, और आपका हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, रोटा वायरस डायरिया, न्यूमोकोकल निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस, रुबेला। और एक जो एंडेमिक एरियाज में ही केवल दी जाता है जो है वो है जापानीज एंसेफेलाइटिस। तो ये 12 डिसीजेस हैं, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें जो अचीवमेंट्स हैं हमारे, वो ग्राम स्वराज अभियान हमने स्टार्ट इंटीग्रेट किया उसके साथ इम्यूनाइजेशन ड्राइव को। पोलियो फ्री स्टेटस हमारा 2011 से बना हुआ है। हमने मैटरनल एंड नियोनेटल टिटनेस को एलिमिनेट कर दिया 2015 में, मैटरनल एंड नियोनेटल टिटनेस को। इसके अलावा यॉज फ्री हम हो गए, यॉज भी एक बीमारी थी, वी वर डिक्लेयर्ड यॉज फ्री इन 2016। देन मीजल्स रूबेला कैचअप कैंपेन हमने स्टार्ट किया 2017 से 19 के बीच में, जहाँ हमने 34 करोड़ बच्चों को वो किया, वैक्सीनेट किया, ठीक है ना। एंड इसके अलावा मीजल्स रूबेला चैंपियन अवार्ड भी हमको मिला, इंडिया को मिला 2024 में। चैलेंजेस हालांकि कुछ हैं, जैसे कि रिमोट एंड माइग्रेटरी पॉपुलेशन तक पहुंचना काफी बड़ा चैलेंज है। अवेयरनेस थोड़ा कहीं कहीं कम है, वहां पर वैक्सीन के लिए हेजिटेंसी भी है, जहां अवेयरनेस कम है वहां हेजिटेंसी ज्यादा है। देन इम्यूनिटी गैप जो थी वो 2019 में जो सॉरी या कोविड-19 जो आया उसके बाद से काफी ज्यादा इम्यूनिटी गैप्स देखने को मिले हैं। इनोवेशन की बात की जाए तो ऑथर ने कहा है कि भाई हमने बहुत सारी इनोवेशंस की, जैसे कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स हमने स्ट्रेंथन किया है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है वैक्सीन हमेशा कोल्ड में स्टोर की जाती है, उसके लिए कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत हमने यूविन प्लेटफॉर्म बनाया है ना, यूविन वैक्सीनेशन का था, कोविड में भी बहुत काम आता है। देन ईविन इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क हमने बना रखा है स्टॉक के लिए। नेशनल कोल्ड चेन एमआईएस रियल टाइम की मॉनिटरिंग के लिए है। सेफ वैक्सीन सेफ्टी के लिए है, ठीक है। कोविन भी है, कोविन कोविड में आपने कोविन पोर्टल बनाया था, याद है आपको? इसके अलावा इंडिया इज नाउ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हब। मेक इन इंडिया स्ट्रेटजी के अंतर्गत हम इंडिया में बना रहे हैं। दवाइयों में तो हम ऑलरेडी अच्छा कर रहे थे जेनरिक मेडिसिन के नाम पे। तो वही सारी चीजें थी जो यहाँ पे मेंशन की। ऑथर ने कुछ बोला कि हमको वन हेल्थ अप्रोच अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। वन हेल्थ का मतलब क्या होता है? जो इंटीग्रेशन है ह्यूमन एनिमल एंड एनवायरमेंटल सिस्टम्स का, उसको इंटीग्रेट करना चाहिए, ऐसा वन हेल्थ अप्रोच कहती है, ठीक है ना। तो वो ऑथर ने कहा। इसके अलावा जो हाई क्वालिटी डिसीज सर्विलेंस है वो हमको लिंक करना चाहिए विद इम्यूनाइजेशन। इसके अलावा जो एंटी वैक्सीन नैरेटिव्स हैं उनको खत्म करना चाहिए। जो लोग हेजिटेंट हैं, कौन से लोग हैं जो एंटी वैक्सीन फैला रहे हैं आपको, मतलब आपके दिमाग में भ्रम डाल रहे हैं, ये सारी चीजें ऑथर ने यहाँ बोली है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला आर्टिकल था हाउ ट्रम्प्स H1B वीजा थ्रेटन इंडियाज आईटी फर्म्स। ये सब आपको पता है कि फीस अगर बढ़ा देंगे तो यहाँ से लोग आईटी फर्म्स में नहीं भेज पाएंगे। बाहर की कंपनीज जो है वो हेजिटेट करेंगे इंडियंस को या किसी दूसरे कंट्री के लोगों को एम्प्लॉय करने में। हालांकि इसमें नुकसान उनका भी होगा, क्योंकि अमेरिका जो पूरा ग्रो किया है ना, वो इसी के बेसिस पे ग्रो किया है। अमेरिका अपने अमेरिकन के दम पे ग्रो नहीं किया, अमेरिका एक्चुअली में इंडियंस के दम पे ग्रो किया, जो हमारे लोग गए हैं, है ना। इसीलिए चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, चाहे इसके अलावा पहले इंस्टाग्राम था, या
पहले आपका ट्विटर था या यूट्यूब था, इन सब में एशियंस या इंडियंस कहना चाहिए, इंडियंस तो आधे फर्म्स में इंडियंस ही लीड कर रहे हैं, चाहे पेप्सिको हो चाहे कुछ भी हो, आप देख लें इतनी फर्म्स को इंडियंस ही लीड करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनका टॉप वो था। और अब बहुत सारे लोग हैं जो परेशान होंगे, इसके अलावा जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं अमेरिका में, एजुकेशन के बाद अब जॉब पे जाएंगे अमेरिका में, तो वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि अमेरिका में 1 लाख डॉलर, 1 लाख US डॉलर आपको देनी पड़ेगी पहले तो उनको, जॉब देने से पहले। तो अब ये सबसे बड़ी बात है कि इतना क्या फर्म्स वहां पे विलिंग हैं करने के लिए, इतना रिस्क लेने के लिए। ठीक है, तो दैट इज अ बिग क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन थी। आगे मूव करते देखते कुछ और अगर हैं तो। यहाँ पे एनवीडिया और ओपन एआई का याद रखिएगा। एनवीडिया जो है वो चिप बनाती है, आपको पता होगा, पावरफुल चिप बनाती है। और ओपन एआई है, वो तो आपको पता ही है, सैम अल्टमैन और ये आपका चैट जीपीटी है ना। नाउ दे आर बेसिकली, एनवीडिया ने कहा है कि हम इन्वेस्ट करेंगे $100 बिलियन इनटू ओपन एआई, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इम्पोर्टेंट। इसके अलावा इट इज ऑल्सो प्लानिंग टू सप्लाई मिलियंस ऑफ मार्केट लीडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स टू द चैट जीपीटी क्रिएटर। अब जब और चिप्स मिल जाएंगी, तो ये चिप्स इतनी खा खा के करेगा क्या यार। लेट्स सी कि किस तरीके से चैट जीपीटी आगे बढ़ता है, पर काफी मोनोपोलिस्टिक हो सकता है। इसका एक जो डाउनफॉल है, निगेटिव है, वो है कि मोनोपोलिस्टिक हो सकता है। तो दैट इज समथिंग व्हिच वाज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बैलन डोर अवार्ड मिल गया है, तो बॉनमती स्पेन की हैं, उस्मान डेम्बेले पीएसजी क्लब से खेलते हैं और फ्रांस के प्लेयर हैं, फॉरवर्ड है, स्ट्राइकर है, नॉट स्ट्राइकर, आरडब्ल्यूएफ कहना चाहिए, राइट विंग फॉरवर्ड है। और बॉनमती, दोनों को बैलेंडोर दिया गया है। एंड बैलेंडोर की बहुत सक्सेस स्टोरी है डेम्बेले, तो यार अगर आप डेम्बेले का थोड़ा हिस्ट्री पढ़ना, अच्छा प्लेयर था, बोरुसिया डॉर्टमुंड से खेलता था, उसके बाद इसका बहुत अच्छा मूव हुआ बार्सिलोना में। बार्सिलोना में जाके पूरे 2 साल इसके बर्बाद हो गए, बहुत ही खराब खेला, हमेशा इंजर्ड रहता था, खराब खेला नहीं, इंजर्ड ज्यादा रहता था ये बंदा। लेकिन यार ऐसा बैक किया, ऐसा बैक किया ना पीएसजी, मतलब उसने, बार्सिलोना ने रिजेक्ट कर दिया जिस प्लेयर को, उसको फिर पीएसजी ने लिया, और फिर भाई, फिर एवरीथिंग एल्स इज हिस्ट्री। इस बंदे ने पूरा हिस्ट्री, पूरा सीन चेंज कर दिया मार्केट में। तो बैलन डोर एक बहुत बड़ा अवार्ड है, सबको बेस्ट इन द वर्ल्ड का अवार्ड है फुटबॉल में। तो दैट इज समथिंग व्हिच इज अमेजिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू।